Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो आज के 10 important questions भी होंगे आपके चैप्टर पॉवर्टी से जो CUET के लिए बहुत ही important है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज The people who never move above the poverty line are called। तो दिस इज अवर पॉवर्टी लाइन। जो लोग कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं आते, हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक पुअर, नॉन पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड चर्निंग पुअर। तो नॉन पुअर तो हो नहीं सकता क्योंकि जो पॉवर्टी लाइन के अंदर है वो पुअर है, ठीक है। ट्रांजिएंट पुअर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर कौन से आते हैं? एक तो आते हैं ओकेजनली पुअर एंड एक आते हैं चर्निंग पुअर, ठीक है। ओकेजनली पुअर जो कभी पुअर है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नॉन पुअर है, पर कभी कभी वो पुअर है अगर कोई मिसफॉर्चून हिट करे, ठीक है। उसके अलावा चर्निंग पुअर जो कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट होते हैं पॉवर्टी लाइन से, तो है ना पुअर वो, ठीक है। तो पर वो कभी ना कभी पुअर पॉवर्टी से बाहर भी आते हैं, कभी किसी किसी टाइम पे। तो इसीलिए ट्रांजिएंट पुअर भी आंसर नहीं हो सकता, चर्निंग पुअर नहीं हो सकता, आंसर इज क्रॉनिक पुअर क्योंकि इसके अंदर यूजुअली पुअर एंड ऑलवेज पुअर दोनों कैटेगरीज के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a valid reason for the lack of effectiveness of targeted poverty alleviation programs in India? इंडिया के अंदर एज वी नो कि कुछ टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं पॉवर्टी को दूर करने के लिए, पर हम ये भी जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये उतने इफेक्टिव नहीं है, इनके अंदर इफेक्टिवनेस की कमी है। तो उन इफेक्टिवनेस की कमी का कौन सा वैलिड रीजन इनमें नहीं गिवन है हमें, ठीक है। तो यानी कि पहले हम ये देख लेते हैं कि वैलिड रीजंस कौन से हैं। तो देखें, लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, यस दिस इज अ वैलिड रीजन। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं पर उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन पे हम ध्यान नहीं देते, इसी के कारण वो इफेक्टिवली रन नहीं कर पाते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। लैक ऑफ राइट टारगेटिंग, जिन लोगों के लिए ये बनाए जाते हैं वहां उन लोगों तक तो ये एडवांटेज पहुंचता ही नहीं, जो एडवांटेज जिन लोगों के लिए उस प्रोग्राम में रखा गया है वो लोग तक वो पहुंचता ही नहीं, टारगेटेड लोगों तक नहीं पहुंचता। ये भी एक वैलिड रीजन है जिसके कारण वो इफेक्टिव नहीं है। ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, ये भी एक वैलिड रीजन है। क्यों? क्योंकि इतनी स्कीम्स हैं जो ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के साथ, तो लोग अवेयर ही नहीं हो पाते, उन्हें एडवांटेज कैसे लेना है वो समझ में ही नहीं आता। इतनी प्रोग्राम्स हैं कि ये नहीं पता कि कौन सा प्रोग्राम किस टारगेटेड लोगों के लिए कब कहाँ पे है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होने के कारण स्कीम्स क्लियरली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कह लो कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल, नो, करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल तो गवर्नमेंट ही होगा, गवर्नमेंट तो ये प्रोग्राम्स लेके आ रही है। करप्शन नीचे के लेवल्स पे ज्यादा है, वो एक वैलिड रीजन होता। तो ऑब्वियसली ये हुआ एक नॉट वैलिड रीजन, ठीक है। तो हमसे तो यही पूछा गया, नॉन वैलिड रीजन, सॉरी हमसे तो ये नॉन वैलिड रीजन ही पूछा गया, तो इसीलिए हम इसका आंसर क्या देंगे? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हु पब्लिशेस द डेटा ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? तो वैसे हमने ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी किया है, पर वहां पे एक क्वेश्चन था हु कलेक्ट्स द डेटा ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, और उसका आंसर था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। पर यहाँ पे इसका आंसर होगा नीति आयोग, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? हु पब्लिश द डेटा ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? आंसर इज नीति आयोग, because नीति आयोग is the one that publishes the data of poverty in India। ये एनएसएसओ पब्लिश नहीं करता, डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, An expert group was formed in Dash to measure poverty in India। तो in year 1962 प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था जो पॉवर्टी को मेजर करेगा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन देखें, ए 1962, ऑब्वियसली दिस इज द राइट आंसर। 89, 79, 92 ये तीनों ही रॉन्ग है, आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, the scheme was introduced on 15th August 1995 as 100% centrally sponsored scheme for social assistance for the poor to ensure minimum national standard for social assistance, ठीक है। तो कहते हैं ये कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है, इनमें से हमें ये बताना है कि एक ऐसी स्कीम है
जो इंट्रोड्यूस की गई थी 15 अगस्त 95 को एज 100%, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड थी सोशल असिस्टेंस देने के लिए पुअर पीपल को। तो देखें ऑप्शंस, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ने ये एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बनी थी और ये तो 97 में आई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस, ये भी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वैसे तो आपको क्लियरली यहाँ से विजिबल थी ये चीज कि सोशल असिस्टेंस हमसे पूछा गया है और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पूछा गया है, बट हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि 95 का नाम आप ध्यान में रखें। 95 में ये NSAP आया था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an example of poor? एग्जाम्पल पुअर की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी नहीं है, यानी इनमें से कौन पुअर नहीं है? तो देखें, पुश कार्ट वेंडर, स्ट्रीट कॉबलर्स, इंजीनियर, रैक पिकर्स। तो देखें, पुश कार्ट वेंडर, यस ही इज अ पुअर मैन। क्यों? क्योंकि इसके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, ही इज अ कार्ट, वो कार्ट लेके जाता है, ठीक है, और कोई रेगुलर अर्निंग हम नहीं कह सकते, इंश्योर्ड अर्निंग नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है किसी तरीके की, क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना अच्छा ये नहीं ले पाता है, तो इस कारण ये पुअर है। ठीक है। स्ट्रीट कॉबलर्स, इनके पास भी देखो, स्ट्रीट कॉबलर्स जो हमारी ये स्ट्रीट आप कह सकते हो नुक्कड़ पे जो कॉबलर्स बैठे होते हैं, ठीक है, इनका कोई बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है, बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, ठीक है, और कोई एश्योर्ड इनकम भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी भी इनके पास नहीं है, तो इसीलिए स्ट्रीट कॉबलर्स भी जो है वो पुअर पीपल है, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। रैक पिकर्स, बेटा जो कचरा उठाते हैं लोग है ना, रैक पिकर्स हैं जो, ऑब्वियसली उनकी भी कोई एश्योर्ड इनकम नहीं है, कोई उनके पास कोई गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, तो वो भी हम पुअर कहते हैं उनको भी। ठीक है। तो इंजीनियर, इंजीनियर इज अ स्किल्ड पर्सन जो एम्प्लॉयड होगा, ठीक है, उसके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अर्निंग होगी, ठीक है, प्रोफेशन में है, तो ऑब्वियसली वो पुअर नहीं है। तो एग्जाम्पल हमसे नॉट पुअर का पूछा है कि पुअर नहीं है, ही इज इंजीनियर। World Bank measures poverty as dollar dash per capita per day। पर कैपिटा पर डे के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितनी इनकम का लिमिट रखा है? तो देखें, 3 to 1.9, आंसर इज 1.9। 1.9 डॉलर्स का स्टैंडर्ड वर्ल्ड बैंक ने रखा हुआ है, कि वर्ल्ड बैंक ने रखा है कि 1.9 डॉलर्स या उससे ज्यादा आप कमाते हो तो आप पुअर की कैटेगरी में नहीं हो, अदरवाइज आप पुअर की कैटेगरी में हो। ठीक है, ओके। Next question. What was the objective of midday meal scheme? Midday meal scheme का मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा था? तो देखें, टू बूस्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कि हर जगह प्राइमरी एजुकेशन हो, सब लोग प्राइमरी एजुकेशन को अवेल करें, उसको बूस्ट करना था, यूनिवर्सलाइज करना था, इसलिए नो। टू बूस्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ गर्ल्स इन स्कूल्स, क्या सिर्फ गर्ल्स को ही मिड डे मील मिलता है, बॉयज को नहीं मिलता? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। टू इंक्रीज एनरोलमेंट अटेंडेंस एंड रिटेंशन एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। तो स्कूल में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज पाते थे, क्योंकि ना तो वो एजुकेशन को अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, फिर उनके बच्चों को ऑब्वियसली स्कूल जाना है तो कुछ रिसोर्सेज चाहिए, है ना, बहुत सारे रीजंस हैं। पर लोगों में इस चीज की मोटिवेशन पैदा करने के लिए कि वो अपने बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेजें, स्कूल में एनरोलमेंट बढ़े। अब कितने गरीब परिवारों के बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ उन्हें ये होता है चलो खाना मिल जाएगा तो वो स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि वहां मिड डे मील मिलती है। ठीक है, अटेंडेंस बरकरार रहती है, बच्चे बीमार नहीं होते। ठीक है, रिटेंशन, बच्चे रिटेन रहते हैं, स्कूल छोड़ते नहीं है। ठीक है, एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्योंकि अगर वो उन्हें एश्योर्ड खाना नहीं मिलेगा, जो उनको बेसिक चाहिए खाना, अगर वो भी नहीं मिलेगा तो उनका न्यूट्रिशन लेवल गिर जाएगा और कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लोग बीमार ज्यादा पड़ेंगे, ये बच्चों को बीमारियां जल्दी लगेंगी। तो बहुत सारे रीजंस के कारण, ठीक है, ताकि वो स्कूलों में आए, वो बीमार कम पड़े, उनका अटेंडेंस रेगुलर हो, उनका न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो अपडेटेड हो, न्यूट्रिशन मिलता रहे, उसके लिए मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत ही क्लियर है हमें हमारा आंसर कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स? हमसे पूछा गया है कि इनमें से
कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो एसोसिएटेड नहीं है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम से? ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। तो देखिए, लैक ऑफ रिसोर्सेज, यस, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं पर हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज की कुछ कमी है, तो इसी कारण हम बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम है हमारे एलिविएशन प्रोग्राम्स की। ठीक है, तो ये तो एक प्रॉब्लम है पर हमसे नॉट पूछा है। नॉन कॉपरेशन बाय द लोकल एलाइट्स, यस, लोकल जो एलाइट्स हैं वो कॉपरेट नहीं करते हैं इन प्रोग्राम रनर्स के साथ। ठीक है, तो इसी कारण से इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इल मोटिवेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में वो मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ना उनको उस चीज के बारे में पता ही नहीं कि उन लोगों का उन्हें वो स्पेस नहीं पता कि वो किस स्पेस में रह रहे हैं, स्पेस नॉट इन द फॉर्म ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी कि वो किन कंडीशंस में रह रहे हैं। ठीक है, तो वो उतने मोटिवेटेड नहीं है हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो ऑब्वियसली इसी कारण से उनकी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पुअर आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, पुअर आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, उनको तो अवेयरनेस भी नहीं है, या तो वो लेना नहीं चाहते, सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण वो लेना नहीं चाहते इन प्रोग्राम्स का एडवांटेज, बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो पुअर आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, पुअर आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है एसोसिएटेड, तो ऑब्वियसली दिस इज राइट आंसर। ठीक है, okay, the last question of today's video, the first poverty line was based on, तो पहली poverty line किसके ऊपर based थी? adult cost of living, adult jail cost of living, calorie consumption, adult cost of calorie consumption। ये calorie consumption तो बहुत लेट आया। फर्स्ट जो मेजर था पॉवर्टी लाइन जिसके ऊपर बेस्ड थी वो थी एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो लेके आए थे हमारे दादा भाई नरोजी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ये है हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पॉवर्टी, जो पहले सीबीएसई का सिलेबस का पार्ट हुआ करता था लेकिन आज नहीं है, पर सीयूईटी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके क्वेश्चंस आपको शायद कॉमनली मिल ना पाए, तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकें, आप अपने बोर्ड्स में अच्छे स्कोर्स ले सकें, आप अपने सीयूईटी में अच्छा स्कोर ले सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।